लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है। मतलब पहले जो ह्यूमंस थे वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते थे ऑर्गेनिजम्स की, अपनी यूज के हिसाब से, जो कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन के लिए ये क्लासीफाई कर देते थे कि ये प्लांट जो है वो मेडिसिन के लिए यूज होगा, ये चीजें जो है वो शेल्टर के लिए यूज होंगी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन था। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम से अब का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था, ये कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है। और इनके बीच में भी कई क्लासिफिकेशन आए थे, तो उनके जो डीमेरिट्स थे उसके हिसाब से एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जैसे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां तक भी नहीं रुका, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल वूस ने क्या किया, 3 डोमेन सिस्टम के हिसाब से क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो हम इस लेक्चर में किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिजम्स को रखने वाला किंगडम है। ठीक है, और सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, जिनके पास अभी जैसे हमारे सेल्स है, हम यूकैरियोट्स है, हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो भी काफी इवॉल्व्ड टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। तो ये किंगडम मोनेरा में क्या है, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। तो वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, पहले तो वो प्रोकैरियोट्स होंगे जिनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत पुराने टाइप के ऑर्गेनिजम्स है ये। ठीक है, तो जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर कौन है, हमारे बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे जब अर्थ पे लाइफ फॉर्म हो रही थी तो अर्थ तो बहुत गर्म था, ये तब से है। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को, मतलब इनकी बॉडी ऐसी है कि ये बहुत गर्म टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, बहुत ठंडी जगहों पे भी रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, डीप ओशंस में रह सकते हैं, मतलब लाइट जहां पहुंच भी नहीं रही है वहां भी ये प्रेजेंट होता है। मतलब इनने अपना सिस्टम एक ग्रेडियंट बना के, मतलब कैसे एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सब हम लोग किंगडम मोनेरा में देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं किंगडम मोनेरा में मेंबर्स कौन है, सारे बैक्टीरियाज है। बैक्टीरियाज में हमने अलग से लिखा आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये क्यों लिखा है, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो थोड़े थोड़े हमारे ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं। मतलब हम जो यूकैरियोट्स हैं, भले इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। ठीक है, और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर वाला जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेफिनेशन होता है, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर दिखता है, हमें यू बैक्टीरिया के अंदर। और आर्के बैक्टीरिया में थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स जो है वो हमारे जैसे दिखते हैं। इसीलिए कार्ल वूस ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था। और उसमें क्या किया था, उन्हें किंगडम मोनेरा को दो और छोटे किंगडम्स में उन्हें डिफरेंशिएट कर दिया था। ठीक है, तो मेंबर्स कौन है इसके, बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये बहुत ही पुराने टाइप के, मोस्ट प्रिमिटिव, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, ये हर जगह पाए जाते हैं, इट ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन है ये। सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया हर जगह नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना है। कुछ बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, एकदम गर्म जगहों पे रह सकते हैं, डीप ओशन में, डेजर्ट्स में, स्नो में, यहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, मोस्टली आर्के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया इसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा बैक्टीरिया जो इन हैबिटेट्स में दिखते हैं वो आर्के बैक्टीरिया ग्रुप का होता है। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, ना ही यू बैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया। ये हमेशा याद रखना है कि जिन भी बैक्टीरिया के नाम लेते हैं हम, उनमें और भी वो ग्रुप के नाम होते हैं। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया ग्रुप है। मेनी बैक्टीरिया लिव इन एंड आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ बैक्टीरिया हम में रहते हैं इसीलिए तो हम बीमार होते हैं, हमारे बाहर रहते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब वो कुछ प्लांट्स के रूट्स में भी रहते हैं और कोई हार्म नहीं कॉज करते, वो प्लांट्स के फायदे के लिए करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके वो प्लांट्स को हेल्प करता है, तो वो सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी ये बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या क्या होता है बैक्टीरिया का, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोट्स थे ये। कॉलोनियल है, मतलब बैक्टीरिया एक अकेले नहीं प्रेजेंट होंगे कहीं पे, ये कॉलोनीज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस में से हमेशा आप याद रखना कि सेल्स जो है ना, फिलामेंटस बैक्टीरिया, मतलब ये यूनिसेल्युलर है, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो ये यहाँ पे ऐसे एक सेल होगा, साइड साइड में सेल लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे कॉलोनीज में रहते तो ऐसे रैंडमली ये कहीं पे भी ऐसे प्रेजेंट हो जाते हैं ना, ये रैंडमली ऐसे प्रेजेंट हो जाते, तो हमने बोला है कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। और जो बैक्टीरिया फिलामेंट्स में रहते हैं वो ना अपना सेल एंड टू एंड ऐसे साइड साइड में जमा करते जाएंगे। ठीक है,
ऐसे सेल एंड टू एंड अपना अरेंज रहता है, किसमें, फिलामेंटस वाले बैक्टीरिया में। और फिलामेंटस वाले बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, फ्रेगमेंट्स में होती है, मतलब ये टूट जाएगा ये टूट जाएगा, फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे फिलामेंटस वाले बैक्टीरिया में। तो फिलामेंटस फॉर्म में रह सकते हैं, कोलोनियल फॉर्म में रह सकते हैं, लेकिन ये सारे जो भी हैं वो कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर, मतलब ये एक सेल, मतलब ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया, ऐसे लाइन से जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोलोनियल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, कोलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड होता है या तो जीनोफोर, ये हमने देखा था सेल वाले टॉपिक में, देखना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ ऐसा दिखता है इनका डीएनए, उसमें आरएनए होगा, क्योंकि इनमें भी तो प्रोटीन्स बनानी है, तो आरएनए एमआरएनए, तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे, तो एमआरएनए से जो डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा तो ये इसी से तो बनेगा। और पॉलीअमाइंस, मतलब पॉलीअमाइंस क्या है, जैसे यूकैरियोट्स में हमने देखा था कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पॉलीअमाइंस होती है, लेकिन हमने कहा कि पॉलीअमाइंस होती है मतलब ये ट्रू बैक्टीरियाज में होती है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है पॉलीअमाइंस। लेकिन आर्के बैक्टीरिया में अभी हमने क्या कहा, या फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आर्के बैक्टीरिया जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हमारे सेल्स जैसे होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स जैसे होते हैं। तो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं ना इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है इसमें। और जो सेल वॉल होता है यू बैक्टीरिया में, जो यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको हम कहते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, मतलब प्रोटीन और शुगर। और उसमें शुगर कौन से हैं, नैग और नैग। जनरली तो यही रहना चाहिए हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल में, लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया भी बना है पेप्टिडोग्लाइकन से, लेकिन इसका जो ये तो प्रोटीन है, इसका शुगर कौन सा है, सिर्फ नैग से बना है, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और जो यू बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो किससे बना है, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और सेल वॉल एब्सेंट किस में है, माइकोप्लाज्मा के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं, माइकोप्लाज्मा ग्रुप है, कोई एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, माइकोप्लाज्मा में जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं उनमें तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए जब ये ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं कर पाती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम है किस पे अटैक करना, सेल वॉल पे करना, और इनके पास सेल वॉल ही नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जैसे इनका तो सेल वॉल तोड़ देंगे तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब अंदर का जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज हो जाएगा इनका, और ये खुद को बचा नहीं पाएंगे जिनके पास भी सेल वॉल है। लेकिन जिनके पास सेल वॉल नहीं है इनको कैसे मारे, इनका क्या करेंगे ना हम लोग, जो जेनेटिक मटेरियल जो डिवाइड डिवीजन वाला काम होता है ये वो रोकेंगे, वो ये वाले एंटीबायोटिक्स इनके लिए दे जाते हैं माइकोप्लाज्मा के लिए। बैक्टीरिया जो हमारे अंदर रहते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जो बाहर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। जो यू बैक्टीरिया में पॉलीअमाइंस है या जो आर्के बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है। पॉलीअमाइंस नाम से पता चल रहा है प्रोटीन है, अमाइंस है ना पॉलीअमाइंस, तो ये भी प्रोटीन है, हिस्टोन भी प्रोटीन है। ये वाली प्रोटीन यू बैक्टीरिया में, जनरली प्रोकैरियोट्स में यही वाली प्रोटीन दिखनी चाहिए, लेकिन आर्के बैक्टीरिया में कौन सी दिखती है, यूकैरियोट्स वाली प्रोटीन दिखती है जो कि हिस्टोन होती है। ये दोनों प्रोटीन का काम क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डिवीजन के पहले जेनेटिक मटेरियल को मतलब कंडेंस होना पड़ता है, तो कंडेंसेशन में हेल्प कौन करता है, हमारे ये पॉलीअमाइन यू बैक्टीरिया में, हिस्टोन जो है वो आर्के बैक्टीरिया में, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनल होता है, नहीं होता है, तो इसमें भी नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी ऑर्गेनल इस किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। जो एक ही ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट है क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस होता है, वरना यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होता अलग से, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल एक ही प्रेजेंट है, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और लेकिन इन किंगडम मोनेरा में कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के पास कौन से टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, मतलब एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। स्मॉलर कुछ ऐसी दिखती है राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स में जो स्मॉलर यूनिट है वो 30S है, लार्जर यूनिट जो है वो 50S है। इसको एडअप नहीं करना है, ठीक है। इसका एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब अगर इसको आप इसकी डेंसिटी के लिए रहता है ये, ठीक है, मतलब पानी में डालोगे तो ये हैवी होगा, ये लाइट होगा,
ठीक है। तो 30S वाला राइबोसोम जो स्मॉलर यूनिट है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन्स और आरआरएनए से बना था हमारा राइबोसोम, सेल वाला टॉपिक पढ़ना। तो 30S राइबोसोम में कौन से टाइप का आरआरएनए होता है, 16S टाइप का आरआरएनए होता है, और 50S में 23 और 5S टाइप का आरआरएनए होता है। ठीक है, एडअप किसी को भी नहीं करना है। इनका जीन सीक्वेंस, इनका जीन सीक्वेंस और इनका जीन सीक्वेंस सब अलग है। जैसे मेन बेसिस क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या कहते हैं कि आर्के बैक्टीरिया है मोनेरा में और एक यू बैक्टीरिया, मतलब एक ट्रू बैक्टीरिया और एक डिफरेंट टाइप का आर्के बैक्टीरिया है। मेन बेसिस जो था ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को डिफरेंशिएट करने का, वो यही था कि इनका जो 16S आरआरएनए का आरआरएनए है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, आरआरएनए तो इस पे कुछ ऐसे कोड्स होंगे। ठीक है, कोड्स ही तो होते हैं हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। तो ये आरआरएनए का जो जीन सीक्वेंस कोड था आर्के बैक्टीरिया का, और जो यू बैक्टीरिया का जो 16S का जीन कोडिंग सीक्वेंस था, मतलब सपोज अगर अपना जो आर्के बैक्टीरिया है, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं AGCUGC, सपोज ये वाली कोडिंग थी ना इसमें, तो जो अगर आर्के बैक्टीरिया में, तो यू बैक्टीरिया में ये वाली कोडिंग का 16S आरआरएनए नहीं था, यहाँ पे कुछ दूसरा होगा। ठीक है, मतलब सपोज अगर ऐसा कर दो इसको, तो जीन सीक्वेंस एक मिलना चाहिए। अगर एक ही टाइप का जीन सीक्वेंस मिलता हमको तो हम कहते हैं कि दोनों मोनेरा है, लेकिन मेन बेसिस ही था कि इसका 16S का जो जीन सीक्वेंस था, मतलब ये कोडिंग, ये आप लोग जब जीन वाला टॉपिक कहीं पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी में, तब आपको समझेगा क्या हो रहा है। तो इसका जो जीन सीक्वेंस है ये आर्के बैक्टीरिया में अलग है, यू बैक्टीरिया में अलग था, और इसी मेन बेसिस पे कार्ल वुड्स ने इनको डिफरेंशिएट किया था, किसमें, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होकर खाना खाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑटोट्रॉपिक नहीं, क्योंकि हमने कहा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो तो डीप ओशियन में रह रहे हैं, डीप ओशियन में रह रहे हैं, वो स्नो में रह रहे हैं, तो लाइट जहां पे नहीं भी आ रही है ना तो भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं इसके आगे वाले पार्ट में भी देखेंगे हम। ठीक है, तो मोस्ट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में बताते हैं हम, रॉड शेप बैक्टीरिया, सर्कुलर बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया। ये हमने सेल वाले टॉपिक में थोड़ा डिटेल में देखा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट करता है, अंदर की तरफ फोल्ड बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम्स। तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती है ना, रेस्पिरेशन जनरली किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनाना, तो रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इनके पास तो है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें क्या होता है ना, जो मीजोसोम्स है यहाँ पे ऐसे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कहाँ होता है इनका रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होता है, इसी मीजोसोम से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही अंदर इन्वेजिनेट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स में रहते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक इन नेचर होते हैं, मतलब जो रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है वो शेप चेंज करके स्पाइरल शेप का बन जाएगा, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया शेप चेंज करके हमारा कॉमा शेप का बन जाएगा। तो ये नेचर है हमारे बैक्टीरिया का, तो ये नेचर को हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर। बैक्टीरिया आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, मतलब ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। रेस्पिरेशन देख लेते हैं बैक्टीरियाज में कैसे होता है। पहले तो रेस्पिरेशन बैक्टीरियाज में होता है, अभी हमने देखा मीजोसोम्स में होता है। जो प्लाज्मा इन्वेजिनेट करता है वो इन्वेजिनेट करता है उसको मीजोसोम बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वहां पे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन 4 टाइप के होते हैं बैक्टीरियाज में। पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन जरूरी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तभी वो रेस्पिरेशन शो करेंगे, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब्स है, ऑब्लिगेट एरोब्स है, मतलब जरूरी है, इनको ऑक्सीजन चाहिए, और इनको चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। क्यों ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं कि कुछ कुछ जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक होता है। क्यों उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके रेस्पिरेशन के लिए ना कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर, ये हम आगे देखेंगे अभी इसमें। तो उनके पास ना कुछ एंजाइम्स होता है, और वो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव होने की वजह से इनको एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं फैकल्टेटिव एरोब, और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है कि
फैकल्टेटिव एरोब, कभी कभी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा ये। जनरली उसके सारे सेल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाएगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पे ये एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा बन जाता है, ठीक है। और जनरली एनारोब, बट व्हेन नीडेड इट बिकम्स एरोब, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब कभी ये हमेशा जनरली एरोबिक रहता है, लेकिन कभी कभी ये एनारोब भी बन सकता है जरूरत पड़ने पे। तो ये 4 टाइप के रेस्पिरेशन के तरीके हैं हमारे बैक्टीरियाज में। न्यूट्रिशन देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, फोटो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप, कीमो हेटेरोट्रॉप। मतलब अब पहला वाला देख लेते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक हम हमेशा बचपन से देखे आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लाइट होगा, पिगमेंट्स होगा, तो खुद का खाना बना लेता है कौन? प्लांट। सेम प्रोसेस चलता है इसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स में। दूसरा टाइप होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक में भी 2 टाइप है, अभी देखेंगे हम, लेकिन जनरली हमें क्या पता है कि CO2 यूज किया, H2O यूज किया और C6H12O6 और पिगमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस है तो मतलब पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, उसके बाद CO2 H2O मिला के इनने खाना बना दिया, C6H12O6 बना दिया। कीमो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है ना, लाइट को नहीं लेगा ये, ठीक है, इसमें लाइट नहीं होती है, ये क्या करेगा, खुद का खाना बनाएगा ग्रेडियंट बना के। मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अब जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है, कुछ कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नमक वाली जगह पे रहते हैं, उसे हम हैलोफाइल्स बोलते हैं। या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट में, बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, जनरली आर्के बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, सेल है, अब ये क्या करेगा, बहुत नमक वाली जगहों पे रहेगा और उसके बाद अपने सेल्स में बहुत सारा नमक भर लेगा। भरने के बाद ये क्या करेगा, बाहर के हिसाब से इसका जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम जो है वो सेल के बाहर निकलना चालू होगी। सोडियम सेल के बाहर निकलना चालू करेगी ना, तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे एटीपी बन गया, लेकिन यहाँ पे एनर्जी तो बनी, लेकिन एनर्जी क्या लाइट को लेके बनी? नहीं, किसी केमिकल को लेके बनी, इसीलिए हम लोग बोले इसने ऑटोट्रॉप है, मतलब इसने अपनी एनर्जी खुद बनाई लेकिन किसी केमिकल को लेके बनाई, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक। तीसरा आता है फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप। फोटो मतलब हो गया, यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, मतलब इसके पास पिगमेंट्स तो होंगे, लेकिन लिख रहा है हेटेरोट्रॉप, इसके पास पिगमेंट्स तो है लेकिन ये खुद का खाना नहीं बना सकता है। अब ये क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि ये जो है ना, हमने क्या देखा था फोटो ऑटोट्रॉप में, बेसिक सोर्स क्या था इसका? CO2, ठीक है। CO2 है, पिगमेंट्स है, तो ये लाइट को लेके इसने खाना बना लिया इन दोनों की हेल्प से, CO2 और पिगमेंट्स की हेल्प से, भले H2O हो या ना हो, ये अभी हम देखेंगे। तो इसने क्या किया था, CO2 को एज अ सोर्स लिया था। ये CO2 को सोर्स नहीं लेगा, ये किसी चीनी, प्रोटीन, मतलब कोई दूसरे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है या कोई मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेके अपना खाना, मतलब उनके ऊपर रिलाई करेगा। पिगमेंट है इसके पास, पिगमेंट को लेके इसको तोड़ तोड़ के अपना एनर्जी, मतलब ये किसी ऑर्गेनिक चीज को खा रहा है ना, किसी चीज को ये खा रहा है, तो खा रहा है इसीलिए इसको बोल दिया हेटेरोट्रॉप। ये खुद का खाना नहीं बना रहा है क्योंकि इसने CO2 को एज अ सोर्स नहीं लिया। CO2 को लेता तो यहाँ भले H2S होता या H2O होता, ये अपना खाना बना लेता, लेकिन इसने किसको सोर्स ले लिया? चीनी विनी को ले लिया। तो ये फोटो पिगमेंट है इसके पास, लेकिन इसने दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे रिलाई किया, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। CO2 को सोर्स नहीं लेता अपना फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप। फोर्थ वाला आ जाता है हमारा कीमो हेटेरोट्रॉप, मतलब ये अब तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है बिना फोटो के, बिना लाइट की हेल्प से। यहाँ पे लाइट की हेल्प से दूसरे सब्सटेंसेस को तोड़ के खा रहा था, इसीलिए हमने इसको बोल दिया फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप। यहाँ पे केमिकल्स को तोड़ रहा है, इसीलिए बोल दिया हमने इसे कीमो हेटेरोट्रॉप, ठीक। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स को देख लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप से क्या समझ में आ रहा है? इसमें लाइट की जरूरत है। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब खुद का खाना बना रहा है, और लाइट है तो पिगमेंट तो होगा ही, तो लाइट रिक्वायर्ड है, पिगमेंट इज प्रेजेंट। दो टाइप के फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जिनने अपना खाना बनाया पर ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं किया है, ठीक है, अपने रिएक्शन से ऑक्सीजन को नहीं निकाला है। और ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप मतलब इनके रिएक्शन से ऑक्सीजन मिलता है हमें। ऐसा क्यों था? जो एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स थे ना,
अर्थ पे ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज में यही रिएक्शन दिखता था। ऐसा क्यों दिखता था? क्योंकि अर्थ पहले कैसे था, बहुत गर्म था, बहुत गर्मी होने की वजह से टेम्परेचर इतनी ज्यादा हाई थी कि वाटर के फॉर्म में H2O रह सकता था क्या? नहीं, ये तो इवेपोरेट हो जाता था। ठीक है, जैसे ही अर्थ ठंडा हुआ तो ये जो स्टीम के फॉर्म में हमारे H2O थे, वाटर वेपर्स थे, ये कंडेंस होकर रेन हुआ। रेन होने के बाद ही तो H2O आया होगा, तभी तो ये रिएक्शन हो सकती थी। ठीक है, तो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसा फोटोसिंथेसिस दिखाते थे? एनऑक्सीजनिक, क्योंकि सनलाइट तो थी लेकिन पानी नहीं था अर्थ पे। तो अर्थ पे जब पानी था नहीं तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे आएंगे? ठीक है, ये वाले ऑर्गेनिजम्स तब बने जब H2O मिला हमारे ऑर्गेनिजम्स को ये वाली रिएक्शन अंदर प्रोसेस करने के लिए। तो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो हैं उनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं? अब फोटो लाइट तो थी तो इनमें पिगमेंट्स था। पिगमेंट्स कौन से थे? बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, बैक्टीरियोवर्डिन। बैक्टीरियोपर्प्यूरिन मतलब पर्पल पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट। एग्जांपल इसका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ये वाले एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो है उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है? CO2 लिया इसने, H2S लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्लूकोज बनाया और सल्फर को रिलीज कर दिया। ठीक है, ये पुराने टाइप के बैक्टीरियाज में होता था जब अर्थ पे पानी नहीं थी, जब वाटर वेपर थे। ठीक है, फिर आया हमारा अर्थ पे ठंडा हुआ, अर्थ पानी गिरा, उसके बाद CO2 ने H2O के साथ रिएक्ट करके C6H12O6 बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब ऑक्सीजन को रिलीज किया, इसके पहले जितने भी बैक्टीरिया थे ना वो ऑब्लिगेट एनारोब थे, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन तो था ही नहीं अर्थ पे। अब इसके बाद आया हमारा क्या? ब्लू ग्रीन एल्गे। ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, ये इवॉल्व हुआ, इसने H2O को लेके खाना बनाना चालू किया और ऑक्सीजन आ गया अर्थ पे। अब ऑक्सीजन आया अर्थ पे क्योंकि अर्थ ठंडी हो गई थी, पानी था, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होना चालू हुआ। अब ऑक्सीजन आने की वजह से क्या हुआ? अब जो बैक्टीरिया थे ना वो कैसे इवॉल्व होने लगे? ऑब्लिगेट एरोब्स में, मतलब अब उनको ऑक्सीजन चाहिए ऐसा रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गो को हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये कोई सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स देख लेते हैं। कीमोऑटोट्रॉप नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उन्हें कीमोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल टू रिलीज ATP। ये ना नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ के दूसरा सब्सटेंस बनाने में जो एनर्जी यूज करते हैं, मतलब ये तोड़ के ही अपना एनर्जी बना सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो ऐसे अपना खाना बनाते हैं। ऑल्सो मिथेनोबैक्टीरियम, ये जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे 12th में शायद आपको, तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इसी तरीके से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में रहने वाले हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोटो हेटेरोट्रॉप। लाइट को यूज करके दूसरे खाने पे डिपेंडेंट जो रहते हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स। लाइट प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है। कौन से हैं? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे सल्फर लेके तो ये खुद का खाना बना लेता, लेकिन इसने कोई सोर्स नहीं लिया है अपना खाना बनाने के लिए, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है लाइट को यूज करके। ठीक है, अब फोर्थ वाला आ जाता है हमारा कीमो हेटेरोट्रॉप। ये सब हमने अभी चारों जब बात किया था हमने, तो हमने डिटेल में देख लिया था। कीमो हेटेरोट्रॉप मतलब दूसरे केमिकल्स को यूज करके दूसरे पे डिपेंडेंट जो रहता है वो। ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। सैप्रोफाइटिक वो बैक्टीरियाज होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग मैटर पे रिलाई करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। पैरासाइटिक वो होते हैं जो एंडोपैरासाइटिक होते हैं, एक्टोपैरासाइटिक होते हैं, मतलब ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के उसको परेशान कर रहे हैं, मतलब उसका मैकेनिज्म भले चले ना चले लेकिन ये अपना पेट भर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज पैरासाइटिक। कीमो हेटेरोट्रॉप। सिम्बायोटिक मतलब होता है जैसे राइजोबियम, ये क्या होता है ना, जैसे प्लांट्स के रूट्स में बैठेंगे, उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और अपना नरिशमेंट लेंगे, तो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन पैरासाइटिक अच्छे वाले बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। ठीक है, अब देख, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट। अब देख लेते हैं हम रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियाज में, सीधी बात है क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। और सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा? बाइनरी फिशन। फेवरेबल कंडीशंस में ये बाइनरी फिशन दिखाएंगे, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो ये रिप्रोडक्शन ऐसे दिखाते हैं। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस में, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, बाहर सही
चीजें नहीं चल रही हैं और फिर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपने लिए एक स्पोर बना लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्पोर। तो ड्यूरिंग एंडोस्पोर, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे अंडरगो पेरिनेशन बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है कुछ ऐसा दिखता है। एंडोस्पोर कांट बी किल्ड, अब ये बाहर ऐसे जो एंडोस्पोर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके मतलब जनरली इनका जो लेयर है फेवरेबल कंडीशंस में, वो तो पैस्चराइजेशन से मर जाएंगे वो बैक्टीरिया। मतलब अगर हम दूध को पैस्चराइज कर रहे हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा से ज्यादा हम उसको उबाल सकते हैं, तो पैस्चराइजेशन उसको बोलते हैं। लेकिन पैस्चराइजेशन से ना ये एंडोस्पोर नहीं टूटेगा, ठीक है। एंडोस्पोर के लिए इसको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। ऑटोक्लेव ऑलमोस्ट 135 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक गर्म करता है टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पे हम लोग स्टेरलाइज करते हैं, तो ऑटोक्लेव से ही एंडोस्पोर टूट सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको सीजर्स और नीडल्स जो है, ये जो स्टेरलाइज करने वाला जो प्रोसीजर होता है ना, वो ऑटोक्लेव के थ्रू होता है, ठीक है। पैस्चराइजेशन से हर बैक्टीरिया नहीं मर सकती है, ऑटोक्लेव से फिर भी काफी बैक्टीरियाज मर सकती है। बैक्टीरियाज में कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन हो रही थी? असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम इसे पैरासेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमें क्रॉसिंग ओवर चाहिए जो मियोसिस में थी, और हमें फर्टिलाइजेशन चाहिए। तो सिंगेमी नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, मियोसिस नहीं है, तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता। पर कुछ ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, मतलब कुछ एक टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर पैरासेक्सुअल है, ठीक है। तो जो टाइप्स है, पहला टाइप है इसका कॉन्जुगेशन, दूसरा टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा टाइप है ट्रांसडक्शन। पहला वाला देख लेते हैं कॉन्जुगेशन। ये हमने सेल वाले टॉपिक में भी देखा था कि एक तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है। हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है क्या, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है? नहीं होता है। लेकिन हर बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोमल डीएनए होती है, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोमल डीएनए, ये हर बैक्टीरिया में है। जिसके पास प्लाज्मिड है उसी के पास ये पिलाई होती है। ये वाला स्ट्रक्चर, पिलाई जो स्ट्रक्चर है, ये किसमें होगी? जिसके पास प्लाज्मिड होगा। ये हमने सेल वाले टॉपिक में देख लिया है। तो अब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जिसके पास क्रोमोसोमल डीएनए भी है, प्लाज्मिड डीएनए भी है। वो क्या करता है, एक ऐसे बैक्टीरिया के पास जाता है जिसके पास सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए है। तो क्रोमोसोमल डीएनए तो पिलाई बनेगी क्या? नहीं बनेगी, क्योंकि पिलाई किसके पास होती है? जिसके पास प्लाज्मिड होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब जिसके पास पिलाई है उसको F+ बोल लेते हैं, प्लस मतलब प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे पिलाई नहीं है तो F- बोल देते हैं। अब क्या करेगा ये वाला बैक्टीरिया, जब इसके पास जाएगा, इसके पास जाने के बाद ये क्या करेगा, जो प्लाज्मिड है ना, इसको डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें भी डाल देगा, ठीक है। जब इसके पास डालेगा तो इसके पास भी पिलाई आ जाएगी। तो ये वाला बैक्टीरिया ये है, ये वाला बैक्टीरिया ये वाला बैक्टीरिया। जब ये दोनों पास में आते हैं तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें भी ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसफर करेगा मतलब रेप्लिकेट करके फिर इसमें डाल देगा। उसके बाद अब इसके पास भी प्लाज्मिड है तो यहाँ भी पिलाई बन जाती है। तो अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्जुगेशन। इसको सेक्स पिलाई बोलते हैं। क्यों? ये किसकी वजह से आई है? कॉन्जुगेशन की वजह से आई है। ये किसने दिया था? लीडरबर्ग एंड टॉटम ने दिया था ये। दूसरा फॉर्म देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्रिफिथ। इनने क्या किया था, एक बैक्टीरिया ली थी डिप्लोकोकस, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी बोलते हैं। दो स्ट्रेन होते हैं इस बैक्टीरिया के, एक एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन है, एक रफ स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन इसलिए क्योंकि इसके जो इसका जो लेयर है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, जो सेल वॉल के ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है तो ये स्मूथ अपीयर हो रहा है। ये रफ वाला स्ट्रेन है क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट है। अब इन्होंने क्या किया, डिप्लोकोकस को, ये वाले बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, ठीक है, माइस डाइड। और आर स्ट्रेन वाला जब इंजेक्ट किया तो जो माइस था वो सरवाइव कर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये क्या करता है, ग्लाइकोकैलिक्स वाला जो लेयर होता है वो हमारे इम्यूनिटी से बच के निकल जाता है, ठीक है, स्टिक कर जाता है ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। ये ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से स्टिक कर जाता है और फिर हमारे इम्यूनिटी से बच जाता है। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म था उसकी डेथ हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अब ग्लाइकोकैलिक्स है नहीं तो इम्यूनिटी से बच नहीं पाता। इम्यूनिटी से बच नहीं पाने की वजह से क्या होता है कि माइस सर्वाइव कर गया, मतलब ये स्ट्रेन को मार दिया माइस ने अपने इम्यूनिटी से,
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो एस स्ट्रेन अलाइव था, आर स्ट्रेन अलाइव था। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को मार दिया पहले, ठीक है, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को पहले किल कर दिया, उसके बाद माइस में डाला तो माइस नहीं मरा, क्योंकि अब तो ग्लाइकोकैलिक्स सब डिस्ट्रॉय हो गया है हीट किल करने की वजह से। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, ये एस स्ट्रेन को तो इन्होंने किल कर दिया, ये वाले स्ट्रेन को इन्होंने किल कर दिया, लेकिन ये वाले आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था इसको एज इट इज जिंदा रहने दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने और माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया। जनरली क्या होना चाहिए था, हीट किल्ड है तो एस स्ट्रेन काम नहीं करना चाहिए था, और आर से तो वो वैसे भी नहीं मरा था, लेकिन यहाँ पे माइस मर गया। इसका मतलब है कुछ तो है एस स्ट्रेन के अंदर वाले बैक्टीरिया के पास जो ट्रांसफर हुआ किसके पास, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के पास। क्या ट्रांसफर हो रहा है, इसका डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, किससे, एस वाले स्ट्रेन के पास डीएनए है क्या बनाने का, ग्लाइकोकैलिक्स बनाने का। तो ये वाला स्ट्रेन जब इस स्ट्रेन के साथ मिक्स करते हैं, ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है किसको, आर स्ट्रेन को, मतलब अपना डीएनए दे देता है आर स्ट्रेन को। और डीएनए है मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन थी इसके पास, कि हम ग्लाइकोकैलिक्स बनाना जानते हैं, ठीक है। तो आर स्ट्रेन ने क्या किया, अपने ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स बनाया, और फिर अब वो इम्यूनिटी से बच गया, किसके, जो ऑर्गेनिज्म था उसके, तो इम्यूनिटी से बच गया, इसीलिए माइस मर गया, ठीक है। तो बाद में पता चला कि डीएनए जो है ये ट्रांसफर हो रहा है जो दूसरे वाले बैक्टीरिया में, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन क्या है, ट्रांसडक्शन, अ प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये याद रखना, वेयर बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब ये एक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, उसको वाया बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं हम, मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, वाया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब देखना कि बैक्टीरिया ए है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरिया बी है, ये वाला बैक्टीरिया बी है, ये बैक्टीरिया ए है। अब ये प्रोसेस देखना क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है हमारे बैक्टीरिया ए का, ठीक है, पहले वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफेज आया इसके ऊपर, अभी इसको इन्फेक्ट करने वाला है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के पास खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। अब क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देगा बैक्टीरिया के अंदर। अब ये हो गया बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, और ये हो गया जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया, फर्स्ट वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। अब अंदर क्या क्या दिख रहा है हमें, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या करेगा ना, अपने आप को इसको रेप्लिकेट करना ही, अकेले तो रेप्लिकेट कर नहीं सकता, तो ये इसकी हेल्प लेता है। अब ये क्या करेगा, इसका फ्रेगमेंट बनाते टाइम इसका भी फ्रेगमेंट बना देगा, किसका, इसके डीएनए का फ्रेगमेंट, और इसका डीएनए या आरएनए जो भी होगा इसका फ्रेगमेंट बना देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जुड़ना चाहिए था इसके साथ, लेकिन ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और हमारा जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, अब वो एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक साथ जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल बन गया। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल बनने के बाद क्या क्या आ गया उस जेनेटिक मटेरियल में, खुद का तो इसका जीन था ही, लेकिन इसने क्या किया, अब बैक्टीरिया का जीन भी इसके अंदर आ गया, फर्स्ट वाले बैक्टीरिया का। अब ये वायरस निकलेगा बाहर, कभी बाई चांस दूसरा बैक्टीरिया जो है उसको इन्फेक्ट करेगा। अब उसको इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल किसका किसका है, ये पहले वाले बैक्टीरिया का और इसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल था, इसने क्या कर दिया, इधर रिकॉम्बिनेशन बना के खुद के अंदर ले लिया, खुद के अंदर ले लिया। ऐसे जानबूझ के नहीं करता, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है ये। तो जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया का और वायरस दोनों का है। अब क्या करेगा, दूसरे वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, दूसरे वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद फिर से सेम यही प्रोसेस चलेगा टूटने का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो इससे क्या दिख रहा है कि अब ये जो जेनेटिक मटेरियल डालेगा, इस जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या है, जेनेटिक मटेरियल इस वायरस का तो है ही, प्लस जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया का भी तो है, ये वाला जेनेटिक मटेरियल भी तो ये लेकर आया था, तो ये अंदर डाल देगा। अंदर डालने के बाद अब इनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इनमें रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या क्या मिक्स हो जाएगा, वायरस का डीएनए मिक्स हो जाएगा, बैक्टीरिया ए का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाएगा, और बैक्टीरिया बी का। तो ए और बी में रिप्रोडक्शन हुआ बिना इनके कांटेक्ट में आए, वाया बैक्टीरियोफेज, एक वायरस के हेल्प से ये वाला रिप्रोडक्शन हो गया, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया किंगडम मोनेरा का एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे और मोनेरा किंगडम खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे।